प्रिय विद्यार्थियों, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाटर इकोनॉमी पार्ट फर्स्ट के बारे में स्टडी की थी और इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो ये वीडियो है ये हमारा वाटर इकोनॉमी पार्ट सेकंड है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था, वाटर किसी भी प्लांट के लिए और स्पेशली रेगिस्तान में अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में यह भी अध्ययन किया था कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, किस प्रकार से प्लांट है वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करता है। पूरा डिटेल में हमने जाकर पानी के महत्व को जानने का प्रयास किया था और हमने ये भी जाना था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 85 से लेकर 90% तक पानी होता है। और जो सर्वाइवल का जो रहस्य है वो ये था कि कितना पानी उसके अंदर आता है एब्जॉर्प्शन के माध्यम से और कितना पानी है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकलता है। अगर इन दोनों के बीच में एक फेवरेबल बैलेंस बनकर रहता है तो प्लांट का सर्वाइवल है वो बहुत आसान हो जाता है। और हम लोगों ने यह भी जानने का प्रयास किया था कि पानी है वो किसी भी स्थलीय वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है और किसी पर्टिकुलर जगह पर कितनी बरसात हो रही है उसके आधार पर वहाँ पर डेजर्ट, ग्रासलैंड, ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट और सदाबहार वनों का निर्माण है वो उसी के द्वारा होता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स और मेन इंसान जब वातावरण के अंदर परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है वो अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। हम लोग अपने घरों में आ जाते हैं, एनिमल्स हैं वो अंडरग्राउंड छिप जाते हैं और रात के समय में एक्टिव होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको उसी सिचुएशन में जहाँ पर है वहीं पर उनको खड़े रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो चलकर नहीं जा सकते। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी होती है उनमें पानी को रोक कर रखने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। सैंडी सॉइल में अलग है, क्ले सॉइल में अलग है, ह्यूमस सॉइल में ये अलग होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट के लिए वातावरणीय परिस्थितियाँ अगर अनुकूल है तो सर्वाइवल आसान हो जाता है, लेकिन अगर प्रतिकूल है सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। और पर्टिकुलरली अगर हमारे रेगिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो इडेफिक फैक्टर है प्लस एटमॉस्फेरिक जो ड्राउट है ये बहुत ही नेगेटिव प्रभाव है प्रो प्लांट के ऊपर डालता है। और कितना पानी आ रहा है और कितना पानी जा रहा है उसके लिए मैंने आपको एक बात कही थी, अगर ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आमदनी 1 रुपया होगी, खर्चा 50 पैसे होगी तो सर्वाइवल है वो हो जाता है। यही चीज़ मैंने प्लांट के सेंस में आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। पानी को कितना ले रहा है, कितना उड़ के जा रहा है, अगर ये बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाता है पानी की कमी के कारण से। और प्लांट की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और प्लांट को अपने अंदर ऐसे एडेप्टेशंस डेवलप करने पड़ते हैं जिसके माध्यम से वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके और वाटर लॉस है वो कम हो। इसके लिए उसको अपने अंदर मैकेनिज़म्स का डेवलपमेंट है वो करना पड़ता है। और हमने ये कहा था कि ये जो मैकेनिज़म्स होती है वो अलग अलग वातावरण में अगर सेम प्रजातियां भी एक साथ ग्रो कर रही है तो उनके अंदर भी वो अलग अलग प्रकार की होगी। और उसके आधार पर हमारे सामने जो बात निकल कर आई थी कि इस परिस्थिति के अंदर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं उनको हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ था। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ है वो जा रहे हैं। और दूसरा पार्ट जैसा कि मैंने कहा हम लोग बात करेंगे रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं जीरोफाइट्स, उनके बारे में बात करेंगे कि रेगिस्तान में कितने तरह के प्लांट्स
ग्रो कर रहे हैं और उनको हम किन किन नामों से पुकार सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी आती है हमारी, उनको हम जो नाम दिया जा रहा है वो है आपका प्लांट्स कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग डेसिकेशन। सूखे के अंदर, पानी की कमी के अंदर जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं, उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम लोग शामिल करते हैं। और यहाँ पर हम लोअर ग्रुप को शामिल करते हैं, और ये वो प्लांट्स हैं जो पर्टिकुलरली जो चट्टानी एरिया है, रॉकी एरिया है, उसके बीच में जो दरारें होती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत नमी होती है, वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके लिए हम लोग ये शब्द यूज़ करते हैं, प्लांट्स कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग डेसिकेशन। और यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग एल्गी के बारे में और लाइकेंस के बारे में जानते हैं कि इस पर्टिकुलर जो चट्टानों के बीच में जो दरारें हैं, वहाँ पर एल्गी और लाइकेंस हैं वो पर्टिकुलरली पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत है वो नमी होती है। लेकिन जो ड्राई पीरियड आता है, सूखा समय आता है, उस वक्त ये अपने आप को डोरमेंट कर लेते हैं। और डोरमेंट करने का मतलब ये हुआ कि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर लेते हैं या स्थगित कर देते हैं। कम से कम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनके अंदर होगी और कम से कम इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो काम में लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जब कंडीशन ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो जाती है, तो ये अपने आप को डोरमेंट अवस्था में ले जाते हैं। और जब पानी उपलब्ध होता है वापस से, तो ये वापस से एक्टिव हो जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा अडेप्टेशन है, वो यही है कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को डोरमेंट कर लेना, ये सबसे बड़ा अडेप्टेशन है। और जब पानी की उपलब्धता होगी तो ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, और सर्वाइवल है वो इस तरह से इनका साल दर साल है वो आगे से आगे चलता रहता है। तो ये था आपका पहला टाइप। अब है हमारा दूसरा टाइप, जिसको हम कह रहे हैं ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स, सूखे से बचकर भागना। निश्चित रूप से ये वो प्लांट्स होंगे जो केवल बरसात के दिनों में आपको दिखाई देंगे, उसके अलावा ये प्लांट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। ये सूखे से अपना बचाव करने वाले पौधे हैं, जिनको हम वार्षिक पौधों के नाम से जानते हैं। और वार्षिक पौधों से हमारा मतलब ये होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन यानी रेनी सीजन में ही हमें दिखाई देते हैं, और अपने जीवन चक्र को केवल बरसात के दिनों में ये कंप्लीट करते हैं। और जब बरसात होती है तो ये प्लांट्स आते हैं, और उसके पश्चात जैसे ही बरसात ख़त्म होती है ये अपना जीवन चक्र है वो कंप्लीट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो मुख्य अडेप्टेशन है वो यही है कि ड्राई सीजन के साथ ये डिसअपीयर हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट के माध्यम से थोड़ा सा और ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो रूट होती है वो छिछली यानी शैलो होती है और पानी की कमी को सहन नहीं कर पाती है। इसलिए ये अपने साइज को रेगुलेट करके पानी की जो कंडीशन है उस सिचुएशन से ये अपना सामना करके अपना सर्वाइवल है वो करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि ये केवल बरसात के दिनों में ही दिखाई देंगे, उसके अलावा ये दिखाई नहीं देंगे। यही इनका सबसे बड़ा अडेप्टेशन है। और जब पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होगी उस वक्त ये बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देंगे, इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब बरसात कम होती है, पानी की सिचुएशन कम होती है, उस कमी में ये अपने आप को बोना रख लेते हैं, छोटे रह जाते हैं, जिसके अंदर कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ या कुछ पत्तियाँ ही पाई जाती है। और निश्चित रूप से जब प्लांट छोटा है तो फ्लावर्स के नंबर भी कम आएंगे और फ्रूट्स के नंबर भी कम बनेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जितना इतना का इनका साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बरसात अच्छी होती चली जा रही है, पानी की उपलब्धता इनके लिए बनी हुई है, तो इनका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई है तो प्लांट है वो बोना या छोटा रह जाता है। लेकिन ख़ास बात इनकी ये है, भले ही प्लांट बड़ा हुआ हो, भले ही वो छोटा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर फ्लावरिंग आएगी। और फ्लावरिंग आने का मतलब ये हुआ उसमें फ्रूटिंग होगी, और फ्रूटिंग होने का मतलब ये हुआ उसमें सीड्स का निर्माण होता है। ये प्लांट्स अपना जीवन चक्र पूरा करने से पहले सीड्स बनाकर जाते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ, ये अपनी निशानी छोड़कर जाते हैं और यही इनका सबसे बड़ा अडप्टेशन है। इनकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, सीड के माध्यम से ये ज़मीन में गिरे हुए हैं और इंतज़ार करते हैं अगले मॉनसून का, जो नेक्स्ट ईयर आएगा। और जब मॉनसून आएगा तो यही वो बीज है, वो जर्मिनेट होकर वापस से नया प्लांट है वो बनाने का काम करते हैं। इन प्लांट्स को हम एफिमिरल्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत कम समय के लिए रहते हैं, जब तक पानी है बरसात का तब तक ये है, उसके बाद में चले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो सर्वाइवल है साल दर साल ये सीड्स के माध्यम से होता है, क्योंकि इनका जो बीज का आवरण है वो कठोर होता है और रेजिस्टेंस होता है, जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनसे वो मुकाबला करता है और उस पर्टिकुलर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बैठा हुआ है उस केक का बचाव करता है, जो हार्ड कवरिंग होती है। अगर हार्ड कवरिंग नहीं होती तो शायद वो एम्ब्रियो है वो ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस एम्ब्रियो का बचाव होता है और वो अगले मॉनसून का इंतज़ार करता है, और जब बरसात आएगी तो दोबारा से जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के जो प्लांट्स हैं एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये शॉर्ट रेनी सीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मोलिगो सर्वियाना है, गाइसेकिया फार्नेसियोइडिस है, इंडिगोफेरा की कई स्पीसीज़ है, पोर्चुला का ओलियरेसिया है। ये वो प्लांट्स हैं जो केवल प्लांट्स की पानी की उपस्थिति में ही पाए जाएंगे। इनको हम वाटर लविंग प्लांट्स के नाम से भी जान सकते हैं कि अगर बरसात है और पानी है तभी ये हमें मिलेंगे, अन्यथा हमें नहीं मिल पाएंगे। तो ये था आपका दूसरा टाइप। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। इनको हम कहते हैं ड्राउट इवेडिंग प्लांट्स। जो इससे पहले वाली जो बात अभी हमने की थी एफिमिरल्स के बारे में, ड्राउट एस्केपिंग के नाम से, उनसे इनका जो सर्वाइवल है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा समय के लिए होता है। क्यों होता है उसके लिए आप ये देखिए, इनका साइज काफ़ी छोटा होता है, ग्रोथ सीमित होती है, जिसके कारण से इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। और ड्राउट के अंदर जो स्कैंटी मॉइस्चर है, जो बहुत कम नमी है, उसको कंजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं और उसी से अपना काम चलाकर ये ड्राउट से अपने आप का बचाव करते हैं। और इस तरह से जो अर्ली सूखापन शुरुआत हुई है उससे ये बच जाते हैं और एस्केपिंग प्लांट्स के मुकाबले में इनका सर्वाइवल है वो थोड़ा लंबे समय के लिए हो जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल है आपके सामने है, पुलिकेरिया क्रिस्पा, डाइजीरिया, अल्टरनिफोलिया, सिलोसिया, अर्जेंसिया। ये और भी बहुत से प्लांट्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो 2 नंबर वाले के मुकाबले में इनका सर्वाइवल है वो ज़्यादा होता है। अब हम चलते हैं चौथे टाइप की तरफ। इनको हम कहते हैं ड्राउट इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी हालात हैं, उस हालात में अच्छे से अच्छा प्रयास करना, अपनी तरफ से मैक्सिमम परफॉर्म करने की कोशिश करना। यह नहीं कि साहब परिस्थितियाँ को विपरीत आगे मेरे से काम नहीं होगा, ऐसा नहीं। जो भी कंडीशन दिया जा रही है उसमें अपनी तरफ से मैक्सिमम परफॉर्म करने की कोशिश करना। तो निश्चित रूप से इनका जो साइज है वो भी छोटा होगा और ड्राउट का जो लंबा पीरियड है उसमें भी इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि लंबे समय तक ये टॉलरेट कर सकते हैं। मेन बात यही है कि जो भी कंडीशन है उसमें अपने आप को सरवाइव करना है। इसलिए 3 नंबर वाले के मुकाबले में इनका जो सर्वाइवल है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है उसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो आपके सामने दिए हुए हैं। और अभी जैसे मैंने बतलाया भी, ग्रोथ सीमित होती है, पत्ती का साइज छोटा हो जाता है, पत्तियां गिर जाती है, रूट काफ़ी डीप चली जाती है, नए पौधे हैं वो बीजों के द्वारा बनते हैं और अंडरग्राउंड रूट है वो जीवित रहती है, भले ही ऊपर का पार्ट है वो ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए। जो अंडरग्राउंड रूट स्टॉक है पानी मिलने पर वो स्प्राउट हो जाता है और नया प्लांट बनकर हमारे सामने आ सकता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस, बुराविया डिफ्यूजा, हीलियोट्रोपियम की बहुत सारी स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पर पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं ड्राउट इंड्यूरिंग प्लांट्स, मैक्सिमम परफॉर्मेंस अंडर गिवन कंडीशंस।
इसका मतलब है वो ये होता है। ये था आपका चौथा टाइप। उसके बाद में हम चलते हैं पांचवें टाइप की तरफ। ये है आपका ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जिनको हम जीरो पेरिनियल जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम अपने खेतों में देखते हैं, खेजड़ी का प्लांट देखते हैं, रोहिड़ा देखते हैं, सनिया देखते हैं, खींप देखते हैं, इरना देखते हैं, कैलोट्रोपिस आक देखते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं वो हम अपने आसपास देखते हैं, और इन सब को हम कहते हैं ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जो कि बहुवर्षीय हमारे रेगिस्तान वाले पौधे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यही वो प्लांट है जो हमारे रेगिस्तान के अंदर हमारी वनस्पति का स्थायी फ्रेमवर्क या प्रारूप बनाने का काम करते हैं, क्योंकि यही वो वनस्पति है जो पूरे साल भर हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाए, ये आसानी से वहां पर खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी, क्षमता पाई जाती है कि ये अपने स्ट्रक्चर या संरचना में काफ़ी बदलाव कर लेते हैं, और जिस प्रकार की कंडीशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं, और जो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसको आसानी से फेस करते हैं, और उसी के कारण से इनका सर्वाइवल है वो आसान हो जाता है। और इसी के कारण से हम इनको ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अब वो कौन से अडेप्टेशंस हैं जिनके माध्यम से इनका सर्वाइवल होता है, इनके बारे में हम वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आंतरिक तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी ये अपने रूट, स्टेम और लीफ की संरचना में बदलाव कर लेते हैं। बदलाव का मतलब क्या हुआ? रूट काफ़ी गहरी चली जाती है पानी को एब्जॉर्प्शन के लिए। स्टेम ग्रीन हो जाता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाता है। लीफ काफ़ी छोटी हो जाती है या स्पाइंस में बदल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पर्टिकुलर सरफेस से पानी निकल रहा है, ट्रांसपायरिंग सरफेस, उसको कम करने का प्रयास करता है ताकि कम से कम पानी है वो बाहर निकले। इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स हैं, इनके जो लीफ है या स्टेम है उसके ऊपर आउट ग्रोथ्स यानी स्पाइंस निकल जाती है और हेयर्स निकल जाते हैं, और वैक्सी कवरिंग भी हो जाती है कि कम से कम पानी है वो बाहर निकले, और पानी को अपने अंदर जमा करके रखते हैं। जब मिट्टी में पानी है उसकी उपलब्धता कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पानी को अपने अंदर रोक के रखेगी, पर्टिकुलरली अगर हम लीफ की बात करें या स्टेम की बात करें, तो वो लीफ या स्टेम है वो फ्लेशी हो जाता है, वो मांसल हो जाता है। वो मांसल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पे हम प्लांट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सुकुलेंट, मांसल पौधे। दूसरे को हम कहते हैं नॉन सुकुलेंट, अपने जो साधारणतः अपने आसपास जो पौधे दिखाई देते हैं। जो मांसल पौधे या गुद्देदार पौधे होते हैं उसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे नागफनी, ओपनसिया, यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया जैसे डंडा थोर, एलोए जैसे कि ग्वारपाठा और एगेव। ये वो पौधे हैं जो पानी को अपने अंदर संचित करते हैं, एकुमुलेट करते हैं, और जिसके कारण से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेशी हो जाती है, फूल जाती है या गुद्देदार हो जाती है। और दूसरे वाले पौधे जिनके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति या टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, उनको हम कहते हैं नॉन सुकुलेंट प्लांट्स, जैसे कि हमारी खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जैसे कि हमारा जाल, साल्वेडोरा, जैसे कि हमारी खींप, लेप्टेडिनिया, जैसे कि हमारा फोग, केलिगोनम, जैसे कि हमारा केर, कैपेरिस, कंकेडा, लाइसियम बार्बेरम, मोरालिया, इरना। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो इस प्रकार की कैटेगरी में हम लोग उसको शामिल कर सकते हैं। क्रोटोलेरिया है, केलोट्रोपिस है, बहुत सारे इस कैटेगरी वाले पौधे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यही हमारे रेगिस्तान की मुख्य वनस्पति बनाने का काम करते हैं, जिनको हम नॉन सुकुलेंट कहते हैं। और यही वो वास्तविक जीरोफाइट्स है जो इस प्रकार की कंडीशन में हमारे यहाँ पर रहते हैं। परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल है और उस परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल है, और उस प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पौधे किस प्रकार से अपने आप को सरवाइव करते हैं, इसके लिए इनको अपने अंदर पानी को रोक के रखना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसके सहारे से कम पानी है वो बाहर निकाल रहे हैं? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स के बात हम लोग यहाँ पर अब करते हैं, वन बाय वन करते हैं।
नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि ट्रांसपायरिंग सरफेस को कम करना। जिस पर्टिकुलर सरफेस से पानी बाहर निकल रहा है, जैसे हम कहते हैं कि लीफ से निकलता है, जैसे कि हम कहते हैं कि स्टेम से निकलता है, और स्टेम भी पर्टिकुलरली वो जब ग्रीन होता है या फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया जहाँ से ज़्यादा पानी निकल रहा है उस एरिया को ये कम कर लेता है। और उसके लिए पहले पॉइंट में जैसा कि आप देख रहे हो, ये लीव्स को अपने से अलग कर देता है, पूरी ब्रांच को ही अपने आप से अलग कर देता है, जैसा कि फेगोनिया में देखने को मिलता है, हेलोजाइलोन में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, फेगोनिया का मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ। जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है या पानी की उपलब्धता होती है, उस वक्त फेगोनिया की जो लीफ होती है उसमें 3 लीफलेट्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे समय के साथ पानी की कमी होती चली जाती है, अक्टूबर नवंबर, 3 लीफलेट्स में से 1 लीफलेट नीचे गिर जाता है, झड़ जाता है, 2 बचे। उसके बाद में जब मार्च अप्रैल में आते हैं, उससे पहले ही एक और झड़ जाता है, केवल सिंगल बचता है। और लास्ट में जाकर जब मई जून का बहुत ही प्रतिकूल महीना आता है तो वो एक लीफलेट भी गिर जाता है और लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। जो पीटियोल है वो स्पाइन नुमा नज़र आने लग जाता है और उस वक्त प्लांट है वो करीब करीब लीफलेस हो जाता है और जो स्टेम है वो भोजन बनाने का काम करता है। मोर और लेस यही चीज़ हम लोगों को हेलोजाइलोन में देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट में जब आप देख रहे हो लेप्टेडिनिया, लेप्टेडिनिया हमारे खेतों में पाए जाने वाला बहुत ही कॉमन प्लांट है जिसको हम खींप के नाम से जानते हैं। खींप के अंदर आपने लीफ बहुत कम देखी होगी, अगर देखी भी है तो वो बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त में ज़रूर देखी होगी। पूरे साल भर है वो प्लांट है वो लीफलेस रहता है और जो स्टेम है वही ग्रीन होकर भोजन बनाने का काम करता है। तो ट्रांसपायरिंग सरफेस कहने का मतलब कर्म कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रासेस की। पर्टिकुलरली ग्रास के अंदर जो स्टेम होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ सूखी हुई पत्तियों का आवरण देखा होगा, उनको हम स्केली लीव्स के नाम से जानते हैं। तो जो ग्रीन पार्ट होता है उसको ये स्केली लीव्स कवर कर लेती है और कम से कम पानी बाहर निकालती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेम है उसके चारों तरफ जो डेड लीव्स है, जो चीर स्थायी है, वो उसको लपेटे रखती है और कम से कम पानी है वो बाहर निकलता है। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स जैसे कि केसिया में ऐसा होता है, लीफ है वो फोल्ड कर जाती है और फोल्ड करने का मतलब ये हुआ कि जिस तरफ स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश गिर नहीं पाता है और जब लाइट नहीं मिलेगी तो स्टोमेटा है वो खुल नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सारे के सारे वो पॉइंट्स है जिसके माध्यम से प्लांट ट्रांसपायरेशन की जो रेट है या सरफेस है उसको कम करना चाहता है और उसमें कितना सफल होता है ये उसके खुद की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट में अब हम आते हैं, ट्रांसपायरेशन की जो रेट है निश्चित रूप से समर के अंदर कम होती है और बरसात के दिनों में ज़्यादा होती है। समर के अंदर कम क्यों होती है? क्योंकि पानी की उपलब्धता ही नहीं है, जो पानी है वो निकल के चला जाता है क्योंकि वातावरण में बिल्कुल से नमी नहीं है इस कारण से। लेकिन अगर उसके अंदर पानी है तो बहुत तेज़ी से निकल कर जाएगा, रेट हाई हो जाएगी। लेकिन पानी मिट्टी में भी नहीं है और बेचारे प्लांट में भी नहीं है, इसलिए जो ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो लो है और रेनी में ये ज़्यादा होती है। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं, पानी को एब्जॉर्ब किसके द्वारा किया जाता है? निश्चित रूप से रूट के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्लांट कोशिश करता है कि जिस पर्टिकुलर पार्ट से प्लांट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको बढ़ाया जाए। जो प्लांट ऊपर की सरफेस पर हमें 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है वो नीचे 7 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने रूट को बढ़ाने का काम करता है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, रूट और शूट का जो अनुपात है इनका 1 और 7 का लेप्टिडिनिया में ऑब्जर्व किया गया है। एक पार्ट अगर स्टेम है तो रूट 7 गुना लंबी होगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो ऊपर जो पार्ट होता है ज़मीन के वो छोटा होता है और ज़मीन के नीचे जो पार्ट जो रूट होता है वो ज़्यादा लंबी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी है वो एब्जॉर्ब करने का काम कर सके। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, और बात वो करने जा रहे हैं जो प्लांट को सर्वाइव करने में उसकी हेल्प करती है। यहाँ पर एक बात है, जो शब्द देख रहे हो प्रोलीन,
कुछ लोग इसको प्रोलिन बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोलाइन बोलते हैं। दोनों ही शब्द अपने अपनी जगह पर सही है। प्रोलिन क्या होता है, पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। प्रोलिन एक एमिनो एसिड है। हम जानते हैं कि सारे एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्लांट के अंदर जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, जुलाई अगस्त सितंबर, पानी की अधिकता होती है, उस वक्त ये एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जब कंडीशन प्रतिकूल आ जाती है, दिसंबर जनवरी फरवरी, उस वक्त ये प्रोटीन वापस से ब्रेकडाउन होता है अपने मूल एमिनो एसिड्स में, और उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी प्लांट को सरवाइव करने में मदद करती है। और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जो एमिनो एसिड्स बनकर आ रहे हैं, उनमें जो प्रोलिन नाम का जो एमिनो एसिड है, वो प्लांट को सरवाइव करने में उसकी मदद करता है, और सूखे के प्रति रक्षात्मक आवरण का काम करके और एक सुविधाजनक एनर्जी डोनर का काम करता है जब प्लांट है वो स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि प्रोलिन नाम का एमिनो एसिड है वो ये काम करता है। लेकिन जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया होगा और अक्सर मैं बतलाता रहता हूँ कि ये जो चीज़ है प्रोलिन वाली, ये सभी प्लांट्स के लिए सही नहीं है। ये भी प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल प्लांट के ऊपर कि वो प्रोलिन को कितना यूज कर रहा है। लेकिन एक कॉमन जो धारणा है वो मैंने आपके सामने ये रखी है, और बहुत ज़्यादा जो फिजियोलॉजिस्ट है पर्टिकुलरली वो इस चीज़ को ऐसा मानते हैं कि उस वक्त प्रोलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन हम इकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं, और इसके संबंध में हम लोगों ने कुछ रिसर्च पेपर है वो हमारे डेजर्ट की सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स या पत्रिकाएं, जर्नल ऑफ एरिड एनवायरनमेंट में भी हमारे कुछ पेपर्स है वो पब्लिश्ड हुए हैं, और हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ये बात या जो तथ्य है वो सब के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे रेगिस्तान वाले जो पौधे हैं, पर्टिकुलरली खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल, केर, इनके अंदर नाम मात्र की प्रोलीन पाई जाती है। और ये शोध या रिसर्च हमने अपने लेवल पर करके इस बात को प्रूव करने का प्रयास किया है, और ये जो हमारी रिसर्च है वो लंदन में जर्नल ऑफ एरिड एनवायरनमेंट के अंदर पब्लिश्ड हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक कॉमन धारणा है वो सभी प्लांट के लिए सही हो, ये हम ऐसा नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, पर्टिकुलर पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। निश्चित रूप से हमने ये बात कही कि जो पानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है जो प्लांट के अंदर सारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो एडेप्टिव फीचर्स है प्लांट के अंदर, पर्टिकुलरली हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि पानी को कम से कम बाहर निकाले, जिसके लिए उसको अपने अंदर अडेप्टेशंस डेवलप करने पड़ते हैं, और अडेप्टेशंस के माध्यम से वो बेटर वाटर इकोनॉमी है वो कर सकता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उस धारणा को वो यहाँ आकर प्रूव कर सकता है कि मैंने अपने अंदर अडेप्टेशंस डेवलप कर ली है और जिसके माध्यम से मैं कम से कम पानी बाहर निकालूंगा। अगर वो ये काम कर लेता है तो वो निश्चित रूप से उसका सर्वाइवल है वो हो जाता है। रेगिस्तान में जैसा कि हम जानते हैं पानी के साथ साथ जो दूसरे वातावरणीय फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर की बात कर सकते हो, झुलसा देने वाली हवा, लू की बात कर सकते हो, मिट्टी के कारकों की बात कर सकते हो, जैविक कारकों की बात कर सकते हो। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारी वनस्पति को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पानी के साथ साथ दूसरे जो वातावरणीय कारक है वो भी प्लांट के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, और उन सब के बीच में सरवाइव करना, अपने आप को बचा के रखना पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे वाले प्लांट्स करके दिखाते हैं और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत अच्छे से वो सरवाइव करते हैं। बहुत अच्छी बात कही हुई है, पानी किसी भी रेगिस्तान के लिए एक ज़रूरी आवश्यकता हो सकती है। निश्चित रूप से है कि रेगिस्तान में अगर पानी है तो कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हो जाता है। तो किसी भी रेगिस्तान के लिए बहुत ही कीमती ज़रूरत है, आवश्यकता है, और किसी भी प्लांट के लिए उस पानी को किफ़ायती रूप से इस्तेमाल करना ये उस पर्टिकुलर प्लांट का लक्ष्य होता है। अगर वो इस लक्ष्य में कामयाब हो गया, सरवाइव कर गया। अगर वो इस लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ
तो वो सर्वाइव नहीं हो पाता है। इसलिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि रेगिस्तान के लिए जो पानी है वो बहुत ही प्रीशियस कमोडिटी होती है, और डेजर्ट प्लांट के लिए उस पानी को किफ़ायती रूप से यूज करना, ये उस पर्टिकुलर प्लांट का लक्ष्य होता है। और वो इस लक्ष्य में कामयाब हो गया तो उसका सर्वाइवल है वो आसान हो गया, अन्यथा उस प्लांट को वहाँ से जाना पड़ेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे वाले पौधे हैं वो इस सिचुएशन को फेस करते हैं, मुकाबला करते हैं, और साल दर साल अपने आप को बचा के रखते हैं और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये वाटर इकोनॉमी वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। रेगिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप किसी भी लेवल पर छोड़ नहीं सकते, आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि एक सॉलिड क्वेश्चन है वो आपका तैयार हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इस रेगिस्तान वाले पौधों के बारे में आगे चल कर जो दूसरे पॉइंट्स कवर करेंगे तो उन सब के अंदर जो बात इस पर्टिकुलर वीडियो में या इससे पहले वाले वीडियो में हमने की है, तो ये सारी बातें हैं वो हम वापस से आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे। इसलिए इन दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, सुनिए, और इन दोनों को अपने दिमाग में सेट कीजिए ताकि कोई भी पॉइंट हम करें तो आपके दिमाग में है वो क्लियरिटी रहे, कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर रहे। तो ये था आज का वीडियो देखने के पश्चात निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि कोई आगे वाला जो नया वीडियो आएगा उसकी सूचना है वो तुरंत आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।